नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ की एक राजनीतिक चर्चा के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ हर बार की तरह हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी भी मौजूद हैं। एक बड़ी दिलचस्प नौबत आ रही है जब लोग बात बात में तीन राज्यों की तुलना कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये तीनों राज्य पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जेब में चले गए थे। इस बार तीनों के तीनों ने तय किया कि भाजपा को जिताना है। कांग्रेस तीनों जगह विपक्ष में आ गई। तीनों जगह सरकार भी ठीक से नहीं बन पा रही है। अभी तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो मनोनीत हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट नहीं बन पाया है, कहीं भी मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है। हालत यह है कि सारे सीनियर विधायक, जूनियर विधायक, जिनसे ये वायदे किए गए थे कि उनको बड़ा आदमी बना दिया जाएगा, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बड़ा बनने का। जो बड़े हैं पहले से, जो 25, 30, 35 साल से बड़े हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे कैबिनेट में। जो नए बने हैं वो वेट कर रहे हैं कि अमित शाह कह के गए कि इनको बड़ा आदमी बनाएंगे तो मेरी बारी कब आएगी। ऐसा अलग अलग कई तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कैबिनेट बनने का। लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, अफसर बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल बने तब तो फिर सचिवों को अलग अलग विभागों में तैनात किया जाएगा, आगे बात बढ़ेगी। तीनों राज्यों में अभी हो नहीं रहा है। भाजपा शायद धीरे धीरे इस काम को कर रही है। मुख्यमंत्रियों की शपथ तीनों जगह हो चुकी है, उप मुख्यमंत्रियों की शपथ भी साथ साथ हो गई है। राजस्थान के बारे में अभी 2 मिनट पहले मेरे पास खबर आई है कि वहाँ किसी ने अदालत में एक याचिका भी दायर कर दी है कि उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ दिलाई गई है वो गैरकानूनी है, क्योंकि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद की कोई जगह नहीं है। वो एक अलग बवाल है। छत्तीसगढ़ में गनीमत की ऐसा बखेड़ा किसी ने खड़ा नहीं किया है। वहाँ शायद कानून के ज़्यादा जानकार लोग हैं राजस्थान में। तो ये, लेकिन इसके बीच ये सब बात तो सरकार और भाजपा की हो गई। कांग्रेस पार्टी जो कि तीनों जगह विपक्ष में है, ये भी अब अपने नेता प्रतिपक्ष तय करते चल रही है। मध्य प्रदेश में तो चूंकि कमलनाथ कई साल से वहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष बने हुए थे, मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो वही मुख्यमंत्री भी बन रहे थे। फिर दोबारा बनने की नौबत आती तो फिर वही मुख्यमंत्री बनते। तो कमलनाथ को एक किस्म से मध्य प्रदेश लीज पे दे दिया गया था। 5 से ज़्यादा बरस पहले से, शायद 8 साल से वो वहाँ पार्टी के अध्यक्ष थे। उनका और प्रदेश के दूसरे मायने रखने वाले नेता दिग्विजय सिंह का इनका तालमेल इतना अच्छा था कि कमलनाथ ने एक मंच से कहा था अभी कुछ दिन पहले, दिग्विजय भी बैठे हुए थे, कि मैंने दिग्विजय को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि जितना मेरे से गलती होगी, चूक होगी, ये सब के लिए गाली दिग्विजय सिंह खाएंगे। तो दोनों का तालमेल अच्छा है। कांग्रेस बिना किसी गुटबाजी के लड़ी, उसके बावजूद हार गई। गुटबाजी की वजह से तो हो सकता है छत्तीसगढ़ हारी हो या राजस्थान हारी हो, लेकिन मध्य प्रदेश भी हार गई। कुल मिला के हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में एक माहौल जो है भाजपा के पक्ष में था, कांग्रेस के खिलाफ था। इसके साथ साथ स्थानीय हर प्रदेश के अपने कुछ और मुद्दे रहे होंगे। अब मैं आता हूँ नेता प्रतिपक्ष पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष भी एक बना दिया है। ये जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के उन नामों का यहाँ बहुत बड़ा महत्व नहीं है अभी। लेकिन ये बात जरूर है कि वहाँ पर जीतू पटवारी नाम के जिस एक अपेक्षाकृत नौजवान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, वो शायद 2 बार विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, फिर भी उनको जिम्मा दिया गया है। होगी उनमें कोई खूबी, समीकरण होंगे वहाँ के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने कल जो फैसला लिया है उसके तहत विधानसभा के अध्यक्ष 5 साल से जो चले आ रहे थे, डॉक्टर चरणदास महंत, उनको यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। और ये साफ कर दिया गया है कि जो यहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं दीपक बैज, जो अभी तक सांसद थे, अब विधायक भी नहीं बन पाए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। यही है शशांक की स्थिति। बिल्कुल। मैं इसमें से थोड़ी सी बात और आना चाहता हूँ
कि इस बार का जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, अब तक के जितने भी चुनाव हुए सबसे खराब रहा है। सबसे खराब, और भाजपा का सबसे अच्छा जी। कोई तीसरे ने भांजी नहीं मारी। सबसे 2003 में 37 सीट मिली थी, 2008 में 38 सीट, 2013 में 39 सीट, फिर 68 सीट हो गई थी, फिर अब इस बार 35 सीट आई। 35 सीट, यानी कांग्रेस जो है राज्य बनने के बाद से सबसे कमजोर हालत में आ गई है। अब इस मौके में प्रदेश जो अनुभवी नेता है, जो उनके पास जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, उसमें सबसे अनुभवी हैं वह डॉक्टर चरणदास महंत, उनको ये कमान सौंपी है। अब मैं ये जानना चाह रहा था आपसे ही कि महंत जी के पास क्या क्या चुनौतियां हैं, महंत जी को क्या करना चाहिए इस वक्त? ये आपने आमतौर पर सवाल मैं पूछता हूँ जो कि आसान काम रहता है। आज मेरे पास कुछ सवाल ऐसे हैं नहीं, तो आपके सवाल का ही मैं जवाब दे देता हूँ थोड़ा सा। चरणदास महंत के पास दो किस्म की चुनौतियां मुझको अभी दिखती हैं। एक तो ये है कि प्रदेश में कांग्रेस के विधायक और जो हार चुके हैं उम्मीदवार, वो जो विधायक नहीं बन पाए हैं, इनके बीच में एक बड़ा तबका भूपेश बघेल के समर्थकों का है। हमने 2003 में देखा है कि जब अजीत जोगी चुनाव हार गए थे, उसके बाद किस तरह से वो पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ लगे रहे, और पार्टी को जब तक वो पूरा बर्बाद ना कर चुके थे, जब तक वो नई पार्टी नहीं बना लिए, तब तक वो कुछ न कुछ हर नेता के खिलाफ करते थे। आपको ये भी याद होगा कि उस दौरान में डॉक्टर चरणदास महंत को कभी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, कभी कार्यवाहक बनाया गया, कभी पूर्णकालिक बनाया गया, फिर से कार्यकारी बना दिया गया धनेंद्र साहू के मातहत। लेकिन जोगी जी से कांग्रेस के संबंध ठीक रखने की कोशिश महंत जी ने काफी की। जब तक जोगी कांग्रेस में रहे, ये बात तो है, उनको साथ रखने की कोशिश की थी। तो जोगी जैसे नेता को, जिनके बागी तेवर पूरे समय थे, अपने खुद के मंत्रियों से, कैबिनेट में जब मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उस वक्त भी भूपेश बघेल वगैरह से उनके संबंध बड़े खराब रहते थे, वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। मैंने उनके चेंबर में बैठ के देखा हुआ है, रामचंद्र सिंहदेव के अलावा किसी मंत्री को वो कुर्सी ऑफर नहीं करते थे। मंत्री आते थे, फाइल लेके टेबल के पीछे जाते थे लेकर, जैसे कोई बाबू जाते हैं, और जोगी जी उनकी फाइल करते थे, बैठे बैठे उनसे बात करते थे, और खड़े खड़े मंत्री विदा हो जाते थे। रामचंद्र सिंहदेव मेरे देखे हुए में अकेले थे, बुजुर्ग थे बहुत, वित्त मंत्री थे, आबकारी मंत्री थे, और एक बार जब मध्य प्रदेश में आबकारी छापे, इनकम टैक्स के छापे पड़े डिस्टिलरी पे, तो उस वक्त उसमें लिखा मिला कि मुख्यमंत्री को इतना पैसा दिया गया। तो उस समय जोगी जी का सम्मान बचाए रखने के लिए रामचंद्र सिंहदेव और जोगी जी के सचिव थे सुनील कुमार, जिनकी साख बहुत ईमानदार अफसरों में मानी जाती है, शायद देश के सबसे ईमानदार IAS अफसरों में माना जाता है उनको। तो रामचंद्र सिंहदेव और सुनील कुमार ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जोगी जी की साख बचाई थी कि ये डायरी जब है, उस समय तो छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था, ये जो पैसे का लेन देन है मध्य प्रदेश के बारे में होगा, हमारे से लेना देना नहीं है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, 2003 के पहले की बात है। तो मैंने सिंहदेव जी से और सुनील कुमार से पूछा भी था कि ये आप दोनों का की जो ईमानदारी की जो साख है, उसका इस्तेमाल करके जोगी जी ये बात आपसे बुलवा रहे हैं क्या कि ये मध्य प्रदेश के समय का मामला है, जब राज्य नहीं बना था तो जोगी मुख्यमंत्री कैसे इसमें लिखाएंगे, इस तरह का मामला था। तो जोगी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने मंत्रियों से संबंध अच्छे नहीं रखे, लोगों को हिकारत से देखा, उनका अपमान किया जहां जहां संभव हो सकता था। रामचंद्र सिंहदेव का भी अगर आपको याद होगा कि उनकी टिकट उन्होंने आखिरी तक रोक के रखी थी, क्योंकि चुनाव के समय दारू के इंतजाम वगैरह की किसी बात को लेकर सिंहदेव जी ने जोगी जी की बात नहीं मानी थी, और वो खुद भी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। ठीक है जी। तो लेकिन उनकी टिकट भी रोक के रखी थी आखिरी तक। मुझको याद है, मैं मौजूद था उस वक्त जब CM हाउस में लॉन में ऐसा मैं और जोगी घूमकर बात कर रहे थे, और सिंहदेव जी वहां खड़े थे बहुत देर तक, खराब भी लग रहा था मुझको। खैर, तो भूपेश बघेल जो हैं वो बहुत ही कड़े तेवर के और लड़ाकू नेता हैं।
इन्हीं तेवरों की वजह से ये सरकार बनी थी 2018 में जी अब अगर उनके ये तेवर अपनी पार्टी के नेताओं के बीच कायम रहते हैं, जी अगर अगर कांग्रेस में रहते हुए और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी वो अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ जी अपनी नाराजगी, अपना हमलावर रुख कायम रखते हैं, जी तो मुझको लगता है कि महंत की चुनौती बहुत ही बड़ी हो जाएगी। जैसा मुख्यमंत्री काल में ऐसा देखने को मिला है। देखने मिला जी जैसा उन्होंने मंत्रियों को, अपने मंत्रियों को नीचा दिखाया भूपेश बघेल ने सीएम रहते हुए, जैसा उनको परेशान किया, जैसा टीएस सिंहदेव ने बार बार कहा, जैसा जय सिंह ने बार बार कहा, जैसा कुछ और मंत्रियों की भी शिकायत, मोहन मरकाम की शिकायत रही। बहुत ज़्यादा लोग तो बोल भी नहीं पाते थे, और लेकिन ये बात सब कहते थे, सारे फैसले एक जगह सीमित हो गए हैं, इस तरह की बात होती थी। तो मुझको लगता है कि अगर भूपेश बघेल ने पार्टी के भीतर बाकी लोगों के साथ में अपना तेवर हमलावर रखा, तो ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर खत्म ऐसे हो जाएगी कि उसकी वापसी की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। जोगी ने 2003 का चुनाव हारने के बाद अगले 15 साल सत्ता पे नहीं आने दिया कांग्रेस को, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे कांग्रेस छोड़ के बाहर निकले, उन्होंने कांग्रेस को हरा कर रख दिया था। तो कांग्रेस के शुभचिंतक जो हैं उनको उम्मीद करनी चाहिए कि भूपेश बघेल ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये चुनाव जैसा निपटा है, ठीक ऐसा ही चुनाव 2003 का था। 20 साल बाद इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। भूपेश बघेल के जो तेवर थे इस चुनाव में, कुछ ऐसे ही तेवर 2003 के चुनाव में जोगी थे, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा होता है शशांक, चरणदास महंत के साथ दिक्कत यह है कि वो भूपेश अगर हमलावर रहते हैं दूसरे नेताओं के खिलाफ, तो भी महंत जी हमलावर नहीं हो सकेंगे, वो उनके मिजाज में नहीं है। लेकिन कुछ टीवी चैनल, कुछ अखबार वाले जिस तरह से महंत जी के बारे में कल बातें कर रहे थे कि बहुत सीधे पड़ेंगे, ये जरूरत से ज़्यादा सज्जन हैं, मुझको इस बात पे हैरानी हो रही थी कि मीडिया का एक तबका उनको ज़रूरत से ज़्यादा सज्जन कह रहा है। तो क्या राजनीति में दुर्जन होना और दुष्टता, क्या ये एक अनिवार्य क्वालिफिकेशन हो गया है? देखिए, अब इसमें भी मैं आ रहा हूँ। रमन सिंह की छवि कुछ हद तक महंत जी जैसी रही। ठीक कह रहे हैं जी। 15 साल राज तो किए, आज भी विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल शांत ही रहे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों की बात अगर ठीक ठाक कर सकते हैं, बात दूसरी। इसमें मैं दूसरे एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष भी आज रिपीट हुए, तकरीबन उनको कंटिन्यू किया गया है, दीपक बैज। दीपक बैज का लंबा अनुभव नहीं है। 2013 में कुल मिला के सक्रिय राजनीति में आया और पहली बार 10 साल के भीतर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2 बार विधायक, सांसद भी बने। और अनुभवी सिर्फ महंत जी है। 14 विधायक एकदम नए हैं, फ्रेश। तो आपको नहीं लगता कि पहले की तुलना में इस बार एक तो मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है कांग्रेस का, तो पहले की तुलना में इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि 2018 में जब के पहले अनुभवी नेता बहुत बड़ी संख्या में थे, इस बार महंत जी के साथ सिर्फ भूपेश बघेल हैं। लेकिन मुझको एक दूसरी चीज़ लगती है शशांक कि हम 2018 का चुनाव देखें तो भाजपा के कुल 15 विधायक रह गए थे सदन में। हालांकि उसमें कुछ ऐसे धाकड़ और तेज विधायक थे, ज़्यादातर थे, जो एक विधायक जो है 5-5 विधायक पे भारी पड़े ऐसे थे। यानी उसमें ब्रिजमोहन थे, उसमें अजय चंद्राकर थे, खुद रमन सिंह थे। तो ये सारे अनुभवी लोग थे। लेकिन एक दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि विधायक कांग्रेस के नए हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं है। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, जो चुनाव हार के पहले से थे अध्यक्ष, एक दिक्कत ये हो गई थी कि दीपक बैज पहले सांसद थे, सांसद रहते उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनकी विधायक बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई। कई लोगों का कहना है कि वो विधायक बन के विधायक दल में दावेदार रहते अगर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात आती तो शायद इसलिए विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ लिया। अब न वो सांसद रह गए न विधायक रह गए। तो सांसद तो हैं,
सांसद हैं वो, हाँ। लेकिन कुल मिला के 6 महीने की बात है ये। हाँ। इसके बाद तो दोबारा उनको लड़ना पड़ेगा जी। वो उतना आसान नहीं रहेगा जी। पहले जैसा। जी। तो अभी वो सांसद कुछ महीनों के बाकी रह गए हैं जी। प्रदेश अध्यक्ष रह गए हैं जी। विधायक बन नहीं पाए हैं जी। इस दौरान उनके संबंध भी कुछ लोगों से खराब हो गए। जी। दूसरी एक चीज ये हुई कि एक प्रदेश अध्यक्ष से जो उम्मीद की जाती है चुनाव के समय पूरे प्रदेश का दौरा करके काम करे, तो वो काम न कांग्रेस के दीपक बैज ने किया न भाजपा के अरुण साव ने किया। अरुण साव भी चूंकि खुद विधानसभा चुनाव लड़ लिए, उनकी भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रही होगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बन ही गए हैं। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें, जो बात आपने कही उसमें एक चीज मुझको जोड़ना है। विष्णुदेव साय जिनको बनाया गया है मुख्यमंत्री भाजपा से, उनसे भी लोगों ने पूछा गया कि प्रशासन जो है उसमें कड़ाई करने की जरूरत पड़ती है, आप ज़्यादा नर्म हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा कड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नरमाई से भी प्रशासन शासन चल सकता है, उन्होंने कहा। तो अब अगर हम देखें तो जो खूबियां आप रमन सिंह की गिना रहे हैं, कमोबेश वैसी ही खूबियां विष्णुदेव साय की भी हैं। वो भी सरल व्यक्ति हैं, वैसे ही महंत जी भी हैं। महंत जी के साथ खूबी ये है कि मध्य प्रदेश के समय से, दिल्ली के समय से, उनके भाजपा के सांसदों से, भाजपा के नेताओं से सबसे बहुत अच्छे संबंध रहे। ये एक बात अच्छी है कि जिस तरह से कुछ नेताओं ने भाजपा और कांग्रेस में रहते हुए एक दूसरे से रिश्ते खराब रखे, बातचीत का भी रिश्ता नहीं रखा। आपको ध्यान है कि मोहम्मद अकबर ने 15 साल में रमन सिंह के साथ एक बार भी स्टेज पे जाने की जहमत नहीं उठाई। याद है आपको? बिल्कुल। मोहम्मद अकबर विधायक रहते हुए रमन सिंह के साथ 15 साल में एक बार भी मंच पर नहीं गए थे, सोच समझ कर। महंत जी ऐसी कटुता की गठरी सिर पे लेके नहीं चलते हैं। महंत जी जो हैं वो सरल व्यक्ति है, तो उसके नफे नुकसान दोनों हो सकते हैं। अभी उनको तलवार तो चलाना नहीं है कोई भाजपा के ऊपर, बिल्कुल, लेकिन विधानसभा का तजुर्बा उनका बहुत लंबा है। जब भूपेश बघेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े होंगे तब तक शायद चरणदास महंत 2 चुनाव निकाल चुके थे। ऐसे ही है, बिल्कुल 1980 से शुरू हो गए थे। 80 से शुरू हो गए थे। तो ये वरिष्ठ बहुत हैं। दूसरा यह है कि तेज हैं वो, वरिष्ठ होने के नाते बदन ढीला पड़ गया हो कि हाथ पैर नहीं चल रहे हैं कि काम कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तेज हैं। संपर्क उनके बहुत हैं पूरे प्रदेश में। मुझको एक दूसरी चीज लग रही है, आप जो पूछ रहे हैं उसको मैं बतला रहा हूँ। महंत के ऊपर दोहरी चुनौती ये है कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक ऐसा नौजवान है जो बस्तर के कोने का है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दीपक बैज ने जगदलपुर शहर से लेकर या चित्रकूट विधानसभा से लेकर मंत्रालय और देवेंद्र नगर के घर तक इतना ही देखा है छत्तीसगढ़ इससे ज्यादा नहीं देखा है, ऐसा लोगों का कहना है। थोड़ा बहुत और देख लिया होगा लेकिन कुल मिलाकर अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज जो हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के ऊपर एक किस्म से जिम्मेदारी ही बनेंगे। मैं लाइबिलिटी नहीं कह रहा हूं, कोई बोझ नहीं है वो, लेकिन महंत जी को कांग्रेस संगठन का भी कुछ काम शायद देखना पड़ेगा, जगह जगह मदद करनी पड़ेगी। 55 सीटें ऐसी हैं विधानसभा सीटें जिसमें कांग्रेस के विधायक नहीं है। इन 55 सीटों के मुद्दों को कौन उठाएगा विधानसभा में? आप बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। 5 साल बाद भी तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। 6 महीने 5 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। महंत के सामने मुझको एक बड़ी चुनौती ये दिखती है कि जिन 55 सीटों पर कांग्रेस के कोई विधायक नहीं है, उन सीटों से जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, उनकी दिक्कतें विधानसभा में वो कैसे उठवाएंगे? ये छोटी बात नहीं है ये। जी, इससे भी थोड़ी सी मैं आके एक बात बता रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष का पद है, जैसे महंत कर्मा, उसके बाद हुए रविंद्र चौबे, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आए रविंद्र चौबे के बाद आए टी.एस. सिंहदेव। तो ज़्यादातर इनके बीच में एक छवि बनती रही है। महंत कर्मा को लेके तो
अजीत जोगी सरकार के 13वें मंत्री रहे थे, इस तरह की बातें थी। रमन सिंह सरकार के 13वें मंत्री है, इस क्योंकि तरह वो सलवा जुडूम में भागीदार थे। कुछ इसी तरह के आरोप रविंद्र चौबे पर भी लगते रहे। टीएस सिंहदेव के पास भी बहुत ज्यादा तो नहीं लगे, लेकिन दबे चुहे सरकारी तंत्र का ये इस तरह की बातें आखिरी तक उनको भाजपा में ले जाने की कोशिश भी चलते रही। इन्होंने, बाबा ने खुद ही बतलाया कि मुझको दिल्ली में होटल में बुला के भाजपा के नेताओं ने बात की। ये तो इस कार्यकाल की बात, जब नेता प्रतिपक्ष थे तब की बात, तब भी उनके संबंध थे। तो आपको नहीं लगता कि अगर तेजपन नहीं दिखाएंगे या थोड़ा सा आक्रामकता नहीं दिखाएंगे या कुछ वो नहीं दिखाएंगे तो ये इस तरह का एक थोड़ा उन पर दबाव भी रहेगा? मेरा अंदाज ये है कि चरणदास महंत सरल शब्दों में, नीची आवाज में, नर्म आवाज में भी कड़े तथ्य सामने रख सकते हैं। सदन में ऊंची आवाज में उनको चिल्लाना पड़ता है जिनके फैक्ट्स मजबूत नहीं रहते, जिनके तथ्य मजबूत नहीं रहते। चरणदास महंत इतनी तैयारी कर सकते हैं विधानसभा सत्र के लिए, अपने जो विधायक हैं उनको सवाल बना के भी दे सकते हैं, जो नए आए हैं जिनको खुद को सवाल नहीं सूझ रहे हैं जी। एक पूरा का पूरा नेता प्रतिपक्ष का एक छोटा सा सचिवालय जैसा 5-7 लोगों का चल सकता है, जो कि जहाँ पे विधायक नहीं है वहां से भी कैसे सवाल ढूंढे जाए, उनको भी कैसे उठाया जाए, उन सवालों को कौन उठाए, ये बड़ी चुनौती है, बड़ा मौका भी है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से 2018 में 15 विधायकों में, मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष के रूप में उनसे ज्यादा मेहनत तब करनी पड़ेगी। मुझको लग रहा है कि अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को पार्टी अध्यक्ष को भी लेकर चलना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अनुभव कम है दीपक बैज का। दीपक बैज अभी तुरंत ही लग जाएंगे अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी में। अगर उनको लगेगा कि पार्टी टिकट देने वाली है तो तुरंत ही लग जाएंगे। ऐसी हालत में डॉक्टर चरणदास महंत के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी मुझको दिख रही है, शायद 3 तरह की जिम्मेदारी। एक तो भूपेश बघेल को शांत रखना, ताकि भूपेश बघेल और उनके जो विधायक और भूतपूर्व विधायक हैं, जीते हुए, हारे हुए, टिकट कटे हुए जितने भी हैं भूपेश बघेल के करीबी लोग, वो लोग पार्टी का नुकसान न करें। एक मेहनत शायद महंत को इसमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ लोगों को ये खतरा दिखता है। मैं कोई भूपेश बघेल पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 2003 से जोगी जी के जीवन काल तक हमने इस चीज को देखा है। दूसरा यह है कि दीपक बैज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है, ऐसा मेरा देखा हुआ है। दीपक बैज और चरणदास महंत के बीच कोई टकराव नहीं है, जैसा कि मोहन मरकाम और भूपेश बघेल के बीच कांग्रेस सरकार के समय में दिखता था साफ साफ। ऐसा कोई टकराव नहीं है। टकराव रहेगा तो कर क्या लेंगे? वहाँ उनके पास है क्या विपक्ष में रहते हुए? मिल के ही कोई चुनाव जीत सकते हैं, और पहला चुनाव तो बैज को ही जीतना है अगर लोकसभा लड़ने का उनका इरादा है तो। कुल मिलाकर यह है कि महंत को 35 विधायकों के साथ साथ 55 खाली सीटों से भी जनता के मुद्दे उठाना, सवाल उठाना, इसको करना पड़ेगा। उनको एक पूर्णकालिक, जैसा विधानसभा अध्यक्ष का काम रहता है उससे ज़्यादा काम उनके पास रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। उनको हो सकता है कुछ सलाहकार रखने पड़े। मैं उपलब्ध नहीं हूँ उस काम के लिए, जैसा कि मैं भाजपा के लिए रणनीतिकार के लिए उपलब्ध नहीं था। भूपेश बघेल जी को ज़रूरत नहीं थी मेरी, क्योंकि मेरे भूतपूर्व सहयोगी जो हैं, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, वो लोग उनके सलाहकार थे, उनको ज़रूरत नहीं थी। भाजपा ने मेरी सेवाएं नहीं ली। महंत जी के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूँ, मेरा अपना काम ज़्यादा है, लेकिन महंत जी को कुछ अच्छे सलाहकार रखकर विधायक दल को भी एक पार्टी संगठन की तरह और पार्टी संगठन के साथ साथ चलाना पड़ेगा। अगर वो केवल सत्र तक अपने कामकाज को सीमित रखेंगे तो मेरा मानना है कि वो असफल हो जाएंगे। उनको 365 दिन का, जैसा सरकार 365 दिन काम करती है, जैसा भूपेश बघेल ने 5 साल काम किया है 365 दिन, महंत जी को विधानसभा का कामकाज 365 दिन करना पड़ेगा। एक सचिवालय, चाहे वो पार्टी के खर्च से रहे चाहे कहीं से रहे, उनको एक अपना सचिवालय चलाना पड़ेगा, एक रिसर्च टीम रखनी पड़ेगी, 1-2 अच्छे सलाहकार रखने पड़ेंगे जो पूरे प्रदेश के मुद्दे निकाल कर उनको दें। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ
कि मैं भाजपा सरकार के लिए परेशानी चाहता हूँ। जी मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष जो है वो खुद सरकार के हित में रहता है, सरकार को गलत कामों से रोकता है। आप देख लीजिए 5 साल अगर ये 15 विधायक वाला भाजपा विपक्ष नहीं रहता जी और विपक्ष और ज़्यादा मजबूत रहता जी तो भूपेश सरकार इतनी बुरी तोहमतों में नहीं घिरती, इतने सारे मुकदमे नहीं चलते, इतने क्राइम के केसेस ईडी कोर्ट तक नहीं ले जा पाती अगर विपक्ष मजबूत रहता तो। इसलिए मैं चाहता हूं कि विष्णुदेव साय को एक मजबूत सरकार को मिले। बीच में उनको नेता प्रतिपक्ष भी बदलना पड़ा था, धर्म कौशिक को चेंज करके ये ना भाजपा, आपको ठीक याद है कि कार्यकाल के बीच में धर्म कौशिक को नेता प्रतिपक्ष से हटाकर नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया था बीजेपी ने। ये एक अलग बात है कि कौशिक जी उस समय भी ज्यादा वजनदार थे और नारायण चंदेल बाद में भी उतना असर नहीं छोड़ पाए। लेकिन जो आपका सवाल है कि महंत कैसे नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो मुझको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अच्छा चुनौती भरा उनका काम है, क्योंकि उनके साथ वरिष्ठ विधायक केवल एक भूपेश बघेल हैं। उनको साथ लेकर चलना, उनको अच्छे मूड में रखना, उनका सहयोग पाना, ये जिम्मेदारी महंत के ऊपर ही आएगी। जो मुखिया रहता है उसी को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। साथ में दीपक बैज को संगठन चलाने में मदद करनी पड़ेगी, नए विधायकों को काम सिखाना पड़ेगा, सवाल बताने पड़ेंगे, विधानसभा में घेरना पड़ेगा, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी। तो 5 साल अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने विधानसभा को जितना करीब से देख लिया है अभी, तो कोई कम नहीं है। और अविभाजित मध्य प्रदेश की बड़ी 310 सीटें थी, शायद कितनी थी? हाँ, 310 सीटें थी। उसमें 310, 320 सीटें थी। उसमें महंत जी वहाँ पे मंत्री रहे हुए हैं, दिग्विजय के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, अनुभव में कोई कमी नहीं है, सज्जनता में कमी नहीं है, विनम्र हैं, किसी से उलझ लें जबरदस्ती ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संसद के भीतर वो भाजपा की सरकार को घेर भी न सकें। एक चीज़ और है कि ये तो 3 दिन का सत्र भी निकल जाएगा, इस पे ज़्यादा कुछ है भी कुछ है नहीं, है ना। उसके बाद आएगा बजट सत्र, वो थोड़ा सा काम का रहेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होगा कि इन्हीं के सरकार के सब चर्चा ज़्यादा होनी है, क्योंकि वो भी होने। लेकिन उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव है। आपको नहीं लगता कि महंत जी के लिए पहली परीक्षा लोकसभा के चुनाव है, महंत और बैज जी की जोड़ी को? बैज को तो मैं महंत जी के टीम का डिप्टी कैप्टन जैसा मान के चल रहा हूँ, चाहे वो अध्यक्ष रहे पार्टी के। वो जूनियर हैं, जिम्मेदारी महंत पे आएगी, दिल्ली पूछेगा तो महंत से पूछेगा। तो मुझको लगता है जो बात आप उठा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहेगा उसका ठीकरा महंत के सिर पे भी फूटेगा। बैज जो है महंत के बगल में खड़े रहेंगे तो उनका सिर नीचे रहेगा, ठीकरा पहले इन्हीं के सिर पे फूटेगा लोकसभा चुनाव का। वैसे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, 2 सीटें हैं यहाँ पे कांग्रेस के पास, 9 सीटें जो हैं भाजपा के पास हैं। लेकिन महंत के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि कोरबा लोकसभा सीट में उनकी पत्नी डॉक्टर ज्योत्सना महंत अभी कांग्रेस एमपी हैं। ये उनका इलाका भी रहा हुआ है महंत जी का। महंत जी चाहे कुछ कर लें, कोरबा की सीट अगर नहीं जीत पाई डॉक्टर ज्योत्सना महंत, अगर उनको पार्टी लड़ाती है तो महंत जी के ऊपर बहुत बड़ा एक ठीकरा फूटेगा उसका। तो मुझको लगता है कि उनको विधानसभा चलाने के साथ साथ पूरे प्रदेश में पार्टी चलाने के साथ साथ उनको लोकसभा चुनाव में भी मेहनत पड़ेगी, क्योंकि इस बार देखा गया है कोरबा लोकसभा इलाके में इस बार धमक गोंडवाना की भी बढ़ रही है। गोंडवाना की एक सीट आ गई। बाकी कुछ सीटों पे उसको वोट बहुत ज्यादा मिले। महंत जी के चुनाव में जो उनका खासा काम कोरबा शहर में करने वाले जो जयसिंह खुद चुनाव अभी हार गए। पार्टी ने नोटिस वगैरह भी एक दे दिया है उनके एक वीडियो बयान को लेकर, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये आसान नहीं रहने वाला है। दूसरा, अगर आपको ध्यान होगा, अमित शाह ने जब छत्तीसगढ़ आना चालू किया पिछले साल, तो उन्होंने 2 सीटों पे ही पहले दौरा किया था, एक कोरबा एक जगदलपुर, जो 2 लोकसभा सीटें हारी हुई है बीजेपी।
वहाँ उन्होंने खास कंसंट्रेट किया। फिर 2 केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिम्मा दिया हुआ है, गिरिराज सिंह वहाँ के प्रभारी हाँ, हैं, इस हाँ, तरह के हैं। तो मुझको लगता है कि भाजपा इन 2 सीटों को भी इस बार छोड़ना नहीं चाहेगी, जो एक बड़ी चुनौती रहेगी। महंत के सामने पार्टी के भीतर के जो लोग हैं, असंतुष्ट लोग या नाराज लोग, इनको भी काबू में रखना पड़ेगा। दीपक बैज को सहारा देना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, हौसला भी देना पड़ेगा उनको। हो सकता है शशांक की लोकसभा चुनाव के बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी यहाँ पे बदला जाए। उसकी 2 वजह मुझको दिखती है। अगर दीपक बैज सांसद दोबारा बन जाते हैं, पार्टी लड़ाती है और वो बन जाते हैं, तो भी पूर्णकालिक सांसद के साथ साथ किसी को यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। ये बहुत आदिवासी नेता हैं इस प्रदेश में, खुद बस्तर में भी हैं, तो हो सकता है ना बनाए। दूसरा ये है कि चरणदास महंत को लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव तक तो नेता रहना ही है प्रतिपक्ष का। मुझको आसार कम दिखता है कि धर्म कौशिक को बीजेपी ने बीच में जैसा हटाया था, ऐसा कांग्रेस को हटाए, उनको ऐसा कम दिखता है मुझको। उनसे वरिष्ठ कोई है भी नहीं उनसे। अच्छा, भूपेश बघेल को इसलिए कांग्रेस ने नहीं बनाया होगा और बनना भी नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि अभी तो साल भर तक इस विधानसभा में जितने सवाल उठेंगे, ये सवाल भूपेश सरकार के कार्यकाल से जुड़े हुए ही रहेंगे अधिक। बिल्कुल। भाजपा के लोग सवाल उठाएंगे, भाजपा के मंत्री उसका जवाब देंगे। तो जितनी सरकार की पिछले 5 साल की जितनी खामियां रही हैं, गलतियां रही हैं, गलत काम रहे हैं, उनसे पटी रहेगी ये अगली विधानसभा 1 साल कम से कम। इसलिए भी भूपेश बघेल का न बनना उनके खुद के लिए ठीक है कि कोई और व्यक्ति, चरणदास महंत जैसा वरिष्ठ व्यक्ति अगर बचाव करेगा भूपेश सरकार के कामकाज का, तो वो ज्यादा अच्छा है भूपेश के लिए भी। एक चीज और देखने में आई है कि पहले उपनेता की एक परंपरा रही है कि शुरुआत में 2008 में नेता प्रतिपक्ष तो नहिन कर्मा थे, उपनेता थे भूपेश बघेल, लेकिन उपनेता की नियुक्ति यहीं से हुई थी, यहीं कहा गया। लेकिन 2013 में दिल्ली से नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उपनेता राम पुकार सिंह को वो वहीं से आया है। अच्छा, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा अभी मध्य प्रदेश में, यहाँ उपनेता की वो नहीं हुआ है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं, किस तरह? मुझको ये लग रहा है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के मध्य प्रदेश में किया गया कि एक ओबीसी को अध्यक्ष बनाया गया, एक वहां पर आदिवासी जो हैं उनको शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और एक ब्राह्मण है उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है मुझको, कोई सुगबुगाहट भी यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा बड़ी है, यहाँ के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए भी शायद वहाँ जरूरत पड़ती होगी, विधायक दल बड़ा रहता होगा। वहाँ जैसे 66 विधायक हैं विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के, तो 66 विधायकों के बीच में 2 लोगों का नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, ये समझ में आता है। यहाँ तो जीतने वाली पार्टी के भी 66 नहीं है, तो ये छोटा विधायक दल है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ना भी बनाए, लेकिन पार्टी का अपना फैसला है, वो चाहे तो किसी को बना सकती है। मुझको एक और चीज लगती है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी के व्यक्ति डॉक्टर महंत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। महिला का अभी कोई मुझको यहाँ स्कोप नहीं दिख रहा है कांग्रेस के इसमें। क्या करेंगे उसका, किसी महिला को कैसे लेके आएंगे, किस पद पे लेके आएंगे, उपनेता प्रतिपक्ष बनाएंगे या लोकसभा चुनाव के बाद किसी महिला को क्या कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष भी बना सकती है प्रदेश का? ये सोचने की बात है, क्योंकि आदिवासी भी बड़ा मुद्दा है। भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, तो कांग्रेस जो है वो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, इन 2 में से एक को तो आदिवासी रखेगी ही रखेगी। महिलाएं भी ज्यादा जीत के आई हैं, और महिलाएं ज्यादा जीत के आई हैं। एक नाम मुझको ध्यान पड़ रहा है जो पिछले कार्यकाल में था कांग्रेस के, फूलो देवी नेताम, जो कि सांसद भी रही हुई हैं, वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हुई हैं, अभी भी हैं शायद, वो उनको हटाया नहीं गया है। क्या ऐसी किसी आदिवासी महिला को कांग्रेस अपना संगठन का अध्यक्ष भी बना सकती है यहाँ पर?
इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ भी है जी कहीं कहीं पर। जी तो ये देखने की बातें हैं। फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये विधानसभा का सत्र 2-3 दिन का निकल जाए। इसके बाद सुना है कि इसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल। मंत्रियों को कौन से पोर्टफोलियो मिलेंगे, उसके बाद में वो किस किस अफसर को चाहेंगे, कौन कौन से सचिव किस किस विभाग में जाएंगे, कलेक्टर एसपी कहाँ के बदलेंगे, अगला पूरा एक पखवाड़ा कई तरह के फेरबदल का, कई तरह के फैसलों का रहने वाला है। आने वाले दिनों में हमारे पास चर्चा के लिए वो मुद्दा भी रहेगा। जी आज शशांक ने और मैंने ये सोचा कि हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और इसके आसपास के मुद्दों पर एक छोटी सी चर्चा कर लें। तो हम बिना किसी तैयारी के, कोई इसमें कागज़ पत्तर की ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी, ये भी कोरा कागज़ रखा हुआ है शशांक के सामने। तो हम लोग ऐसी एक छोटी सी चर्चा कर रहे थे ताकि डॉक्टर चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाने को एक सही संदर्भ में समझा जा सके। कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री, केंद्र में मंत्री रहे हुए, पार्टी संगठन 3-3 बार छत्तीसगढ़ में अलग अलग हैसियत में उन्होंने संभाला हुआ है। सबसे पुराने विधायक हैं अभी, सबसे पुराने विधायक हैं जी। क्या आपको हैरानी होगी अगर लोकसभा चुनाव के बाद अगर बदलने की बात आएगी जी प्रदेश अध्यक्ष को, तो क्या डॉक्टर चरणदास महंत को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह का सबसे ज्यादा प्रयोग तो महंत जी के साथ ही महंत जी के साथ ही हुआ है। यानी जब जब कांग्रेस किसी परेशानी में रहती है जी तो वो एक फायर ब्रिगेड को बुलाने की तरह महंत को बुला के इंचार्ज बनाती है पार्टी का, संगठन का। ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है एक विचार ये भी किया जाए कि भाई विधानसभा को तो कोई भी संभाल लेंगे दूसरे व्यक्ति, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना के 2028 के चुनाव की तैयारी की जाए। ऐसा भी हो सकता है। देखेंगे क्या होता है लोकसभा चुनाव के बाद। फिलहाल आज इतना ही। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए। आप इसका लिंक दोस्तों को भेज सकते हैं तो उनको भेज भी दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा किसी का शौक रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर नहीं छोड़ता है। कैंसर न केवल ऐसे शौक रखने वालों को मारता है बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देता है। मेरी सलाह है कि इनको छोड़ सकें तो अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं।